हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलोडी। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, अगर ये सिंगल रहेगी तो इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियम। ओके, देखो इस वर्ड को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो माइटोस को बोलते हैं थ्रेड, थ्रेड, एंड कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन। ओके, थ्रेड ग्रेन। अब देखो किस प्रकार आगे पूरा देखेंगे हम इसको, ठीक है। तो कुछ हिस्ट्री की भी बात करेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बोलते हैं इसे, ठीक है। अब ये क्या करती है आप सबको पता है, पावर हाउस ऑफ सेल है, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। अब ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या करती है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी, राइट। सो release the energy during aerobic respiration, अब ये हम आगे देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में। ओके, तब के टाइम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो एक प्रकार की ये क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो प्रोवाइड एनर्जी in the form of ATP, right? ATP, ठीक है। अब देखो कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं। ओके, तो इन 1880 में जो साइंटिस्ट थे, फर्स्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व बाय, जिनका नाम था कॉलिकर, ठीक है। तो इनको याद रखो, ऑब्जर्व किया था इन्होंने फ्लाइट मसल सेल, फ्लाइट मसल सेल ऑफ इंसेक्ट। ओके बेटा, अब देखते हैं आगे। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो नाम है ये किन साइंटिस्ट ने दिया, तो 1897 में नामकरण हुआ। तो नाम किसने दिया, तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बेंडा। सो नेम वॉज गिवन बाय बेंडा। बेंडा जी थे जिन्होंने क्या किया, नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, और भी हिस्ट्री देखेंगे तो जैसे कि एक फिलिया जो टर्म दी थी, फिलिया वो थे फ्लेमिंग, और भी एक टर्म है इसे हम क्या कहते हैं, बायोप्लास्ट। क्या कहेंगे इसे, बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट किसने दी थी, जो साइंटिस्ट थे अल्टमन। तो अल्टमन जी ने बायोप्लास्ट के बारे में बताया था, ठीक है। अब ये हुई कुछ हिस्ट्री की बात। अब इसके कुछ नंबर, शेप एंड साइज की बात करते हैं, ठीक है। तो शेप देखो, फर्स्ट शेप तो मोस्टली कैसे रहेगा, बहुत प्रकार के होते हैं, वेरिएबल इन शेप। जैसे बहुत सारे सेल्स भी होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो वेरिएबल इन शेप। ओके, तो किसी सेल में सर्कुलर दिखाई देगी, या फिर किसी में सिलिंड्रिकल दिखाई देगी, ठीक है। ओके, ओवल भी है, ठीक है, स्फेरिकल बोल सकते हैं हम, ये एक ही है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार वेरिएबल इन शेप। ओके, अब इसके हम साइज की बात करते हैं, ठीक है। साइज की बात करेंगे तो मोस्टली 1.0 to 4.0 इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। एवरेज यहाँ पे निकला 0.2 to 1.0 तक इसका क्या होता है, माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो ये बातें हुई कुछ शेप एंड साइज के बारे में। आगे देखते हैं। अब इसका नंबर देखते हैं, ठीक है। नंबर देखो, नंबर की बात करें तो इसमें अगर बात करते हैं तो 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। तो इसका जो एग्जाम्पल है क्लोरेला एंड
क्लामाइडोमोनास, ठीक है, ओके। उसके बाद 5 लाख पर सेल, 5 लाख पर सेल, तो इसका एग्जाम्पल है लाइट मसल सेल, ठीक है, ओके। 50,000 पर सेल, 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, ऐसा बोल रहा। तो ये जो है 55,000, ये किसमें देखने को मिलेगी हमें? जायंट अमीबा, जायंट अमीबा, ओके। अब इस प्रकार नंबर की बात हुई, ओके, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने? कुछ हिस्ट्री देखी एंड शेप, साइज एंड नंबर। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन वो क्या करता है? रिलीज करता है एनर्जी को, प्रोवाइड एटीपी, ओके। नेक्स्ट हिस्ट्री की बात की, कॉलिकर, ओके, जिन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो नाम दिया है वो है बेंडा जी, ओके, इसको याद रखो, 1897 में। बाकी के बहुत सारे हैं। उसके बाद शेप हमने देखे, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल इन शेप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये के नंबर है, राइट। तो आगे हम बात करते हैं एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखो अभी अच्छे से। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में मैमिलियन आरबीसी जो होती है, मैमिलियन आरबीसी, मैच्योर मैमिलियन आरबीसी, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल मोस्टली एब्सेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड मैमिलियन आरबीसी इन यूकैरियोटिक सेल्स, तो वो दो एक्सेप्शन से एब्सेंट होते हैं। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, इसे क्या बोलते हैं हम? आउटर मेम्ब्रेन, राइट। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इसमें क्या होते हैं? ये आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होता है। ये कैसा होता है? परमिएबल, ठीक है ना। ये कैसा होता है? परमिएबल। और इसमें क्या होता है? परमिएबल होने की वजह से इसमें क्या होता है? प्रेजेंट पोरिन्स, ठीक है ना, पोरिन्स, ठीक है। जो प्रोटीन होते हैं वो परमिएबल किसकी वजह से? क्योंकि इसमें क्या होता है? पोरिन्स होते हैं, ठीक है, या फिर प्रोटीन्स बोले जो परमिएबिलिटी इसकी जो है, ये क्यों है? क्योंकि इसमें चैनल्स होते हैं, प्रोटीन्स चैनल्स, जो क्या करते हैं? अंदर आने के लिए परमिशन देते हैं, राइट। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है दैट इज व्हाट, कुछ इस प्रकार हमें दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन में क्या है? इनर मेम्ब्रेन में ये है जो मेम्ब्रेन जिसमें मोर क्या होता है? मोर प्रोटीन्स, ओके, एंड लेस लिपिड्स। और इसमें वैसा नहीं होता है, इसमें क्या होते हैं? मोर लिपिड्स एंड लेस प्रोटीन, ओके। हाँ, ये हुई बात आउटर मेम्ब्रेन की एंड इनर मेम्ब्रेन की। अब इनर मेम्ब्रेन में जो है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में का जो पार्ट है, तो स्पेस को हम बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोले या फिर आउटर चेम्बर, दिस इज व्हाट आउटर चेम्बर। और इसे क्या बोलेंगे हम?
पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, कॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। ओके, अब ये हुआ पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इन दोनों के अंदर। ओके, तो ये देखो अभी इनर मेम्ब्रेन जो होता है ना, इसकी और भी एक बात रही, ये कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। ओके, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या है, प्रोटीन एंड लेस लिपिड्स है। अब जो अंदर का पार्ट है, अगर हम थोड़े अंदर आते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार क्या दिखेगा, मैट्रिक्स दिखेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है, ठीक है बेटा, देखो ये जो है ये क्या है, मैट्रिक्स। तो एक फ्लूइड हमें नजर आ रहा है, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इसके लिए होता है, मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। सो एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इसमें कुछ डाइवेलेंट आयंस भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम 2+, मैंगनीज 2+ एंड Fe2+। ओके बेटा, तो ये हुआ मैट्रिक्स की बात। ओके, ये हुआ इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। सो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, क्या है ये, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स के बाद इसमें इसका ओन डीएनए होता है, क्या होता है, ओन डीएनए। तो देखो अब इस डीएनए की बात करते हैं। ये जो डीएनए होता है ये नेकेड डीएनए होता है, कैसा होता है, नेकेड डीएनए। सो ये नेकेड क्यों है, जैसे हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर एनवेलप होता है, लेकिन इसको ऐसा नहीं है, ये एसोसिएटेड नहीं है, लिपिड प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, फ्री दिखेगा इस मैट्रिक्स में। और ये सर्कुलर है, नेकेड है एंड सर्कुलर है, ठीक है, कैसा है ये, सर्कुलर। तो ये जो डीएनए होता है, ये मोस्टली इसमें क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसमें C+G होते हैं, साइटोसिन कॉनिन जो है वो ज्यादा होते हैं। सो अगर ये ज्यादा है, मोर, ठीक है ना, तो अगर ये ज्यादा है तो इसका जो डिनेचुरेशन जो होगा, या फिर जो भी डीएनए सेपरेट होता है, तो हाई क्या होता है इसका, डिनेचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो डीएनए के वजह से, सर्कुलर डीएनए के वजह से इसका हाइयर denaturation temperature. If bonds are more, then more energy required for separate the strand. ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस हायर डिनेचुरेशन टेम्परेचर। ओके, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार डीएनए है। अब उसके बाद इसमें कुछ इस प्रकार पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, छोटे छोटे, और इसे हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। एंड बेसिकली राइबोसोम जो होते हैं वो 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70s टाइप, जैसे बैक्टीरिया में होते हैं। इसके वजह से इसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, इसका जो ओरिजिन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स है। कहा जाता है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल ने दूसरे को एनगल्फ किया और उसके बाद ये
इसका ओरिजिन हुआ है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो अगर आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में जस्ट सर्कुलर डीएनए भी दिखता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कुछ इस प्रकार। तो इसके वजह से इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए है उसका खुद का, तो इसे क्या बोलते हैं उसके वजह से, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस, तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका खुद का डीएनए है और सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। तो ये जो है ये कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है। ओके ओके, अब 70s टाइप क्या है इसमें, देखो ये राइबोसोम मैंने दिखा है। मैमेलियन आरबीसी की बात करें तो मैमेलियन आरबीसी में ये होते हैं 55S, जिसमें 2 यूनिट होते हैं। 55S में 30S एंड 28S। ओके बेटा, 30S सब यूनिट एंड 20S सब यूनिट। ओके, तो ये 285 नहीं है, नहीं तो आप गलत कर दोगे, 20S टाइप। ओके, तो इस प्रकार यह होता है। अब देखो यहाँ पे जो आपको ये फोल्डिंग्स नजर आ रही है, राइट, इस फोल्डिंग्स में ये जो फोल्डिंग्स है, देखो ये इसे बोलते हैं हम क्रिस्टा। क्या बोलते हैं, क्रिस्टा, ठीक है ना। तो ये जो क्रिस्टा होते हैं या फिर क्रिस्टी, तो इसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन, इसके ऊपर क्या होता है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये जो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स इस तरह से हर एक क्रिस्टा पे होते, क्रिस्टी पे होते हैं, राइट। तो ये जो F0 F1 पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या है एग्जैक्टली, हम आगे इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, F0 F1 पार्टिकल, जिसे हम ऑक्सीजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम, ठीक है। क्रिस्टी कौन सी है, क्रिस्टी कौन सी है, देखो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, फोल्डिंग्स, इसे बोलते हैं हम क्रिस्टी, और इसके ऊपर पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने अब तक क्या देखा माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर में, देखो आगे का ये पूरा स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। देखो अब आउटर स्ट्रक्चर में हमने देखा किस प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, राइट। आउटर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मोर लिपिड्स एंड लेस प्रोटीन्स, और ये है परमिएबल, राइट। कुछ मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वहां से क्या पास होते हैं इजीली, क्योंकि ये परमिएबल है, ठीक है। तो क्योंकि किसके वजह से, कुछ पोरेंस की वजह से, दैट इज प्रोटीन्स। ओके, क्योंकि हमने वैसे भी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, को पता है। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, मोर प्रोटीन्स एंड लेस लिपिड्स, सिलेक्टिवली परमिएबल है ये। ओके, तो ऐसा नहीं कि कौन से भी पार्टिकल्स यहाँ आ सकते, नहीं, ये सिलेक्टिवली है, इसके वजह से जो रिक्वायर है वही पार्टिकल्स इसमें अंदर आएंगे। ओके, आउटर दोनों के स्पेस में आउटर चैम्बर है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसे बोलते हैं। ये पूरा जो इनसाइड जो भी है इसे बोलते हैं हम मैट्रिक्स, राइट। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, एंड कुछ डायवैलेंट आयंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसका ऑन डीएनए है, तो इसके ऑन डीएनए की वजह से क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ओके, नेकेड डीएनए है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग है ऑर्गेनेल, इसके वजह से इसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ओके, सर्कुलर डीएनए में ज्यादा से ज्यादा क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड G, ठीक है ना। बजाय इसमें AT भी होते हैं, लेकिन AT जो होते हैं ये लेस होते हैं। ओके, तो C ट्रिपल बॉन्ड G कैसे है, मोर इन नंबर। तो इसके वजह से क्या होता है कि मोर एनर्जी होती है, तो बॉन्ड सेपरेट होते, जो बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा होने के कारण इसके जो डीएनए का स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं इजीली। ओके, राइबोसोम 70S है, तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होने की वजह से ऐसे कहा जाता है कि ये प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन है, इसका ओरिजिन क्या है, प्रोकैरियोटिक सर। क्यों, सिम्बायोटिक भी बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन या फिर सिम्बायोटिक इन ओरिजिन। अल्टमन ने इसे कहा था, अल्टमन ने, तो ये भी आपको याद रखना है।
तो 70s होने की वजह से ये क्या है, प्रोकैरियोटिक या फिर सिम्बायोटिक इन ओरिजिन, सिम्बायोटिक इन ओरिजिन। ओके, हाँ, तो इसको याद रखना है। ये जो थ्योरी दी थी, ये किन्होंने दी थी, अल्टमन ने दी थी। वो उन्होंने दिया था कि कुछ ऐसा हुआ है कि सेल जो है एनगल्फ की है, बैक्टीरियल सेल की बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल ने ही प्रोकैरियोटिक सेल्स को एनगल्फ करने के बाद ये हुआ है। तो आपको दिखेगा भी वहां वैसे यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन भी दिखता है और अंदर तो कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसा ही दिखता है, ठीक है ना। तो ओरिजिन तो प्रोकैरियोटिक सेल है ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारा इसमें देखा। क्रिस्टा है तो क्रिस्टा का स्ट्रक्चर देखेंगे हम आगे, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसका आगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टा। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें हमें ऑक्सीजोम देखना है, तो इस स्ट्रक्चर को हम किस प्रकार देखें। समझो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और हमने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखा था, कुछ फोल्डिंग्स देखे थे, राइट, इस प्रकार, ठीक है। तो ये फोल्डिंग्स में आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये कुछ पार्ट है ऐसा, ओके। तो इसमें हमको इससे बोलते हैं हम क्रिस्टा, ये फोल्ड है ना, फोल्ड, ये फोल्डिंग्स है और ये फोल्ड जो है क्रिस्टा। तो इसमें क्या आता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स। तो अगर इसको हम जूम करते हैं या फिर कट करेंगे इस पोर्शन को, है ना, तो हमें क्या क्या दिखेगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट तो हमें क्या दिखेगा, एक आउटर मेम्ब्रेन दिखेगा, ठीक है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होते हैं, हमने देखा, ठीक है। क्या होते हैं, पोरिन्स। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन, ओके ओके बेटा, हाँ। और ये इसमें होते हैं पोरिन्स, ठीक है। तो ये परमिएबल होता है, ये कैसा होता है, परमिएबल। लेकिन अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है कुछ इस प्रकार फोल्डिंग्स है, राइट, और इनर मेम्ब्रेन में कुछ इस प्रकार के फोल्डिंग्स होते हैं, ओके। हाँ, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, राइट, इनर मेम्ब्रेन, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या रहेंगे, प्रोटीन रहेंगे, ठीक है। प्रोटीन भी रहेंगे और लिपिड्स भी रहेंगे। लेकिन इसमें है ना, आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड ज्यादा होते हैं और इसमें ज्यादा प्रोटीन रहता है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में। तो समझो यहाँ पे ये प्रोटीन है, प्रोटीन, और इसमें क्या, अगर इनर मेम्ब्रेन को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएंगे, F0 F1 पार्टिकल, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। तो इस प्रकार ये जो होते हैं, ये इस प्रकार प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये क्या है, F1 F0 पार्टिकल या फिर F0 F1 पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रेजेंट होते हैं, ये सब जगह यहाँ पे इस प्रकार प्रेजेंट हो गए। जो बेस का पार्ट है वो ऐसा। अब देखो सब जगह ऐसे ही रहेगा, ओके। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है, आप, राइट, हेड का पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। हेड है, स्टॉक एंड बेस, इस प्रकार आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये जो भी दिख रहा है इसमें, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेड, ठीक है। ये है स्टॉक, या फिर इसे पेडिसेल भी बोलते हैं, और हेड को लॉलीपॉप भी बोलते हैं, लॉलीपॉप, ओके ओके, पता है आपको। और ये जो है ये बेस है, ये क्या है, बेस। अब बेस F0 F1, राइट, ये सब यूनिट, ये फिर सब यूनिट। अब देखो हेड जो होता है वो हेड एक्ट्स एज एटीपी सिंथेटिक्स, क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म करने में मदद करता है। देखो अब क्या, ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होता है, आपको पता है। अब देखो इसमें कुछ इस तरह से आपको कुछ एंजाइम्स भी नजर आएंगे। तो एंजाइम्स को मैं कुछ इस, ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरह से। तो ये जो एंजाइम्स है इसको हम रेस्पिरेटरी चेन बोलते हैं, और ये जो रेस्पिरेटरी चेन्स है, राइट, समझो यहाँ पे कुछ कुछ अलग दिख रहा हूं मैं, राइट, दोनों को अंदर करके। तो ये जो है ये क्या है, रेस्पिरेटरी चेन, ये सब जगह होती है इनर मेम्ब्रेन में। एंड इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ओके, रिक्वायर फॉर ATC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना। तो
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम सेलुलर रेस्पिरेशन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी इसको आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे हम तो देखने वाले हैं चैप्टर में सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो देखो ये जो है हमको ये पता करना है कि ये जो है ये पावर हाउस ऑफ सेल क्यों है। देखो अब क्या होता है, ये जो पार्ट है इसमें जो भी आपको दिख रहा है, ये बाहर का पार्ट जो है ये क्या है, मैट्रिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका बेस जो है एम्बेडेड है इनर मेम्ब्रेन में, राइट। तो होता क्या है, जैसे अगर हम ईटीसी की बात करें तो उसके बाद क्या होता है, प्रोटॉन जो होते हैं एक्टिवली पंप होते हैं यहां से यहां, ठीक है, ओके। तो जब पंप इन होते, जब कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ जाता है तो ये यहां से ये प्रोटॉन क्या होते हैं, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक बात आपको याद रखनी है, ये जो होता है इनर मेम्ब्रेन ये सिलेक्टिवली परमेएबल होता है। ये कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमेएबल। तो इसके वजह से ये तो परमिशन नहीं देगा प्रोटॉन को। तो होता क्या है, तो ये कैसे जा सकते हैं फिर, तो ये कैसे जाते हैं, देखो जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, तो यहां से ये जाएंगे तो होगा क्या, देखो अभी समझो यहां पे आए हैं, ठीक है, और हाई तो एनर्जी का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जब ये पंप होंगे, पंप आउट होंगे, तो यहां पे या फिर मैट्रिक्स में जाएंगे तो यहां पे क्या होता है, हेड एज एक्स एज एटीपी सिंथेटेज, ओके, एंजाइम एक्स एज एंजाइम्स, सिंथेटेज एक एंजाइम है जो एटीपी एडीपी की मदद से, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, याद रखना एडीपी प्लस आईपी, तो इसको क्या करेगा, ये ऐड करेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, और ये जो एंजाइम्स है वो, और उसके मदद से क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा, जो भी रिक्वायर्ड एटीपी है, राइट। तो एटीपी बनेगी बेटा, राइट। तो ये जो एटीपी है, ठीक है, तो एटीपी के मदद से क्या हुआ, ये प्रोटॉन क्या हुआ, पंप हुआ फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। क्यों हुआ पंप, इसकी वजह है ड्यू टू द हेड रीजन, हेड की वजह से क्या हुआ, ये एटीपी सिंथेटेज का इसने काम किया। तो ऑक्सीजोम जो है इसके वजह से क्या होता है, प्रोटॉन पंप होते हैं, ठीक है। अब आपको यहां पे याद रखना है कि प्रोटॉन एनर्जी फॉर्म करने के लिए मेन कौन होता है, ऑक्सीजोम। समझ में आ रहा बेटा, हाँ यही बात है, आपको सिर्फ पता अब तक था कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, लेकिन क्यों पावर हाउस ऑफ सेल है, क्योंकि वो जो है ना, वो जब प्रोटॉन पंप होते तो जो ऑक्सीजन का हेड होता है वो एक्ट एज एटीपी सिंथेटेज, और जब वो एंजाइम्स एक्ट होता है तो यहाँ पे आईपी एंड एडीपी को यूज करके क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो यहां से क्या होता है, प्रोटॉन पंप होता है। तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाना पड़ता था, तो इसके वजह से एटीपी सिंथेटेज की वजह से ये क्या होता है, एटीपी जनरेशन। समझ में आया, तो इस प्रकार मैंने आपको बताया, मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है, बाकी की जो भी बातें हैं, बहुत सारी ईटीसी की बातें हैं, वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हम देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो और भी इसमें कुछ बात रह गई है क्या, नहीं अभी हो गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है ना, ये हर एक में सेम है, यहां से लेके तो यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। तो कुछ आपको याद रखना है, ये जो इनर जो आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है ना, तो इससे इंटरक्रिस्टल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का इंटर क्रिस्टल स्पेस, ये भी एक आउटर चेंबर आपको पता है, क्योंकि ये आउटर क्या है, मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में का पार्ट क्या होता है, आउटर चेंबर होता है, आपको मैंने पहले भी बताया। ओके, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या देखा, किस प्रकार ये ऑक्सीजन इसके ऊपर प्रेजेंट होता है और प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे
जब प्रोटॉन पंप होते हैं तो एटीपी फॉर्म होते हैं। ओके, किसके वजह से होता है? ड्यू टू द ऑक्सीजन। तो उस यहां पे जो बेस का पार्ट है ना, ये किसका काम करता है? ये एक्ट्स एज अ पोरिंस की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है ना। अब ये तो सिलेक्टिवली परमिएबल है, लेकिन ऑक्सीजन होने की वजह से ये प्रोटॉन पंप होते हैं। ऑक्सीजन नहीं होते तो ये प्रोटॉन पंप नहीं होते, क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। समझ में आया? तो यही मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो F0 F1 पार्टिकल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, समझ में आया? और एक बात है, ठीक है, तो वो फंक्शन में हम देखेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस देखते हैं। अगर फंक्शंस की बात करें, यहां पे दिखाता हूं मैं, ये थोड़ा सा ठीक है रफ करता हूं। सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, यहां पे फंक्शंस देखते हैं इसके कुछ। ओके, ठीक है, फंक्शंस। अब देखो फंक्शंस में पहला तो फंक्शंस हमने देखा एटीपी सिंथेसिस, दूसरा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो ये क्या है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिलता है वो कहां से मिलता है? मदर से मिलता है, मां से मिलता है। कैसे? जब फर्टिलाइजेशन होता है, समझो यहां पे ये क्या है, ये क्या है, समझो एग है, एग है। तो एग में ये न्यूक्लियस है, और समझो एक सेल में क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। और अब जब यहां पे फ्यूज होगा स्पर्म, तो स्पर्म से क्या आता है? सिर्फ न्यूक्लियस आता है, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल यहां पे आ जाएगा, समझो। और जब न्यूक्लियर मटेरियल सिर्फ स्पर्म से आ रहा है, इसका मतलब है स्पर्म से हमें साइटोप्लाज्म नहीं मिल रहा है। साइटोप्लाज्म किसका है? एग का है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद साइटोप्लाज्म में जितने भी मदर के इस एग में या फिर मां के एग जो है, इसमें जो भी साइटोप्लाज्म है, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यहां से ही आने वाला है। ठीक है, तो इसके फ्यूजन के बाद जो भी जाइगोट फॉर्म होगी, तो जाइगोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वो जाइगोट में माइटोकॉन्ड्रिया किसका होगा? तो ये मदर का होगा। ठीक है ना? तो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये एक प्रकार का मैटरनल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं हम, राइट? तो क्या है ये? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है? ऐसा भी इसका फंक्शन है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, राइट? तो माइटोकॉन्ड्रिया आता कहां से है? मदर से। ओके, ऐसा भी कहा जाता है। दूसरी बात है, और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि एटिप सिंथेसिस हमने देखा ही है। ठीक है, नेबनकन। अब ये नेबनकन पार्ट स्पर्म में होता है। स्पर्म का ये जो पार्ट है, अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कुछ इस स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया हमें दिखती है। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करती है? स्पर्म के टेल जो रीजन होता है, तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म के लिए जो भी एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो उसमें जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसे हम बोलते हैं नेबनकन। ओके, तो उसमें क्या फंक्शन है उसका? मूवमेंट ऑफ स्पर्म की मूवमेंट करने के लिए क्या? एनर्जी देना। ठीक है ना? एनर्जी देना, स्पर्म को एनर्जी, तो प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म। तो उसके वजह से स्पर्म क्या करते हैं? मूव होते हैं। ठीक है ना? टेल रीजन जो होता है उसका मूव होता है, मूव टेल। ओके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ टेल। ओके, अभी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ज्यादा से ज्यादा सेल में रहेगी तो सेल ज्यादा एक्टिव रहेगी, कम रहेगी तो सेल लेस एक्टिव रहेगी। दूसरी भी बात ऐसी है जहां पे हमको सिलिया देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? फ्लैजेला, सिलिया, फ्लैजेला, तो उसमें वहां क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगी। ठीक, ओके, ठीक है। अब दूसरी जो अब
फोर्थ हम देखते हैं कि किस प्रकार जो फोर्थ फंक्शन जो है इसका, और भी एक फंक्शन है थर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये क्या करता है, हीट प्रोवाइड करेगा। और भी है वाइटेलोजेनेसिस, इसका मतलब है यॉक सिंथेसिस। यॉक सिंथेसिस मतलब है, वाइटेलोजेनेसिस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस गोल्जी बॉडी क्या बनाते हैं, यॉक न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यॉक न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लस गोल्जी क्या करते हैं, इसमें एक यॉक न्यूक्लियस बनाते हैं, यॉक न्यूक्लियस। अभी ये जो है इसका ये फंक्शन है वाइटेलोजेनेसिस। बहुत सारे फंक्शंस है, ये इसके हम चर्चा करेंगे रिप्रोडक्शन में भी अच्छे तरीके से। ओके, तो इस तरह से क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे हैं। मुझे ऐसा लगता है अभी अब तक आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार। तो हमने क्या क्या देखा अब तक, माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टा है, क्रिस्टा का स्ट्रक्चर हमने देखा, किस प्रकार जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स में ये जो इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में क्या ऑक्सीजोम्स, ऑक्सीजोम्स का स्ट्रक्चर देखा, हेड, स्टॉक एंड बेस। तो पेडिसेल्स, बेस, F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल्स भी बोलते हैं इसे। अब देखो इसके बहुत सारे नाम हैं, ये रह गए। देखो ये जो ऑक्सीजोम है ना, इस ऑक्सीजोम को क्या कहते हैं मालूम है? ठीक है, इस ऑक्सीजोम को हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल, या फिर इसे एलिमेंटरी पार्टिकल, एलिमेंटरी पार्टिकल भी बोलते हैं, या फिर इससे और भी एक नाम है माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल, और भी एक है फर्नांडेज मोरन। तो कितने हुए, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने नाम है इससे, ऑक्सीजोम, F0 F1 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल, फर्नांडेज मोरन। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी आपको समझ में आया कैसे एटीपी सिंथेसिस, सॉरी एटीपी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजोम एक्ट्स एज अ पोरिन्स एंड हेड रीजन एक्ट्स एज अ एटीपी सिंथेसिस। ओके, तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होती है। हमने क्या क्या देखा अब तक, हिस्ट्री देखी, नंबर सेक्शन देखे एंड स्ट्रक्चर भी देखा। तो मुझे ऐसा लगता है माइटोकॉन्ड्रिया आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम बात करेंगे प्लास्टिड की, ठीक है। तो आपको अगर ये समझ में आया होगा तो इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।